नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही है हर बार की तरह, और आप डेली रेगुलरली लेक्चर्स भी देख रहे हो और एनसीईआरटी को कंप्लीट किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी से और कोई बेहतरीन बुक है ही नहीं ज्योग्राफी के प्रिपरेशन के लिए, ये तो आप जानते ही हो। तो हम पूरी ही एनसीईआरटी को कंप्लीट करने वाले इस सीरीज में, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये सेशंस में अगर आप एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हो, हर बार की तरह मैं बताना चाहता हूँ, डिस्कशंस करने चाहते हो या फिर आप डाउट क्लियर करना चाहते हो अपने, तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पर्सनली अवेलेबल होता है आपके डाउट्स के लिए, एमसीक्यूज आपको देते रहता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो के नीचे। उसके अलावा अगर आप ये वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ उनके अगर आप पीडीएफ चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल भी है। वो चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी और उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी है। इस तरह से अपने स्टडीज़ को बेहतरीन बनाइए और इन्हीं बेहतरीन तरीकों से आप अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो चलिए, आज हम जो लेक्चर है उसमें क्लास 7 की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। अब तक हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं 7 की एनसीईआरटी के, और बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स हमें देखने मिले हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, हम कहेंगे 7th चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपके ह्यूमन ज्योग्राफी से मिलता जुलता टॉपिक है। ह्यूमन ज्योग्राफी का बेस बना के देता है आपको, ये भी समझ जाइएगा। साथ साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी आपको बेस बना के देगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब आप फर्दर आगे एनसीईआरटीज भी पढ़ोगे और हाई लेवल की। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको ये बता दूं कि जैसे मैं आपको इन बिटवीन द लेक्चर्स कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उसके आंसर भी करते हो। रेगुलरली आंसर कीजिए, इससे आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतरीन बनेगी। तो पिछला जो वीडियो था उसमें जिन्होंने आंसर किया है उनका नाम है सुबोध कदम जी। सुबोध जी ने जो आंसर किया है वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रेनफॉल कहाँ से कितना होता है वो वहाँ पूछा था, उसका उन्होंने बताया है। दूसरा उन्होंने रीजन्स बताया है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है हिमालय में क्यों मिलते हैं, क्योंकि विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड हम कहेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है और एक्सपोजर टू सन जो होता है वो भी चेंज होता है। विंड में भी वेरिएशन होते हैं जिस कारण डिफरेंट वेजिटेशन मिलते हैं। बिल्कुल बराबर कहा। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो मिलते हैं वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, श्रब लैंड, ये सब देखने मिलते हैं। बिल्कुल बराबर सुबोध जी ने हमें आंसर दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ब्राज़ील में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, इसीलिए हम कहेंगे ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें हेल्प करते हैं CO2 को एब्जॉर्ब करने में। हमारे यहाँ जो CO2 है वो हमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वहाँ पे एक तरह से सिंक हो जाता है और इस कारण हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, पोल्यूशन भी कम हो जाता है, इसलिए इनको लंग्स भी कहा जाता है। ये भी आंसर उन्होंने किया है। उसके अलावा जैसे मैंने पूछा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, और जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच सुबोध जी, जो आपने हमें इतने सारे आंसर्स दिए हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारी हेल्प की है। तो आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं, चलिए। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है 7 चैप्टर का ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, आपने ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो भी ज्योग्राफी आप आगे जाके पढ़ने वाले हो उसके लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बड़ा बेसिक चैप्टर है उन चीज़ों के लिए। ये पढ़े बिना आप आगे अपनी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाओगे बड़े बड़े टॉपिक्स की, जब तक आप प्लेटफॉर्म नहीं बना लेते, जब तक आप बेस नहीं बना लेते। तो इसे अच्छे से पढ़ना है हमें। ह्यूमन एनवायरनमेंट और सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने जो शुरुआत की उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे कि चैप्टर 1 जो था, यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, है ना। तो हमने ये देखा कि पहले जो ह्यूमन बींग था चैप्टर 1 नंबर 1 में हमने देखा था वो एंटायरली डिपेंड था नेचर पे, जिससे उसको फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर मिलता था। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो हम नई नई स्किल्स सीखे। जैसे हम खुद का फूड ग्रो करना सीखे, हम खुद के घर बनाना सीखे, और हम बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो या कम्युनिकेशन हो वो भी हमने डेवलप कर लिया। इस तरीके से हमने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लिया जहाँ हम रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई गई थी। ओके, सो ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा, बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन है एक तरह से। आगे उन्होंने लिखा है सेटलमेंट्स क्या होते हैं। सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक वर्ड आया था, ये बहुत अच्छी बात होती है एनसीईआरटी की। जब भी कोई वर्ड आता है
तो वो उस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से हम कहेंगे एक्सप्लेन करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको सेटलमेंट ये वर्ड आने वाला है, इसीलिए उस सेटलमेंट को पहले ही हम कहेंगे कि डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ह्यूमन सेटल हो रहा है तो ह्यूमन के सेटलमेंट्स होंगे। तो ये सेटलमेंट्स इसीलिए क्या होता है पहले वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सेटलमेंट जो होते हैं आर द प्लेस जहाँ पे लोग जो है वो अपना घर बनाते हैं। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। पहले के जो ह्यूमन बीइंग थे वो ट्रीज में और केव्स में रहते थे, है ना, तो दे लिव्ड ऑन ट्रीज एंड केव्स, ये तो आपको बिल्कुल पता है, आप स्टोन एज पढ़ते हो। तो जब उन्होंने क्रॉप ग्रो करना शुरू किया ह्यूमन बीइंग ने, तो इट बिकेम नेसेसरी टू हैव परमानेंट हाउस, है ना। सिंपल सी बात है, जब आप क्रॉप ग्रो करोगे तो आपको एक ज़मीन मिलेगी। क्रॉप तो एक रात में आएंगे नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ेगा। अब सेटल हो गए तो उसको आप अपना खेत बना लोगे, फिर अगला क्रॉप लोगे, उसके बाद अगला क्रॉप लोगे, सीजन बाय सीजन आप क्रॉप्स लेते रहोगे, तो आपको रहने के लिए घर लगेगा। तो आप वहाँ पे एक परमानेंट घर बनाना आपको एक ज़रूरत बन जाती है, आपको ये नेसेसरी हो जाता है। तो ये जो सेटलमेंट्स होते हैं ये हम कहेंगे रिवर वैली के पास होते हैं। अब रिवर वैली के पास रहने का कारण ये है क्योंकि क्रॉप को ग्रो कराने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है और लैंड जो होती है वो फर्टाइल होनी चाहिए, और ये दोनों भी जो चीज़ें हैं इसे फुलफिल करती है रिवर वैली वाली लैंड, जहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है और लैंड भी फर्टाइल है। लैंड जो होती है ये भी आपको अच्छे क्रॉप्स यहाँ पे देती है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि धीरे धीरे हमने ट्रेड को डेवलप करना शुरू किया। अब क्रॉप्स को जब ग्रो किया तो क्रॉप्स जो है वो सरप्लस में रहने लगे। पहले इंसान खुद के लिए क्रॉप ग्रो करता था, धीरे धीरे उसने क्रॉप ग्रो करना शुरू किया, ज़्यादा क्रॉप्स आने लगे तो उसके पास क्रॉप्स खुद के यूज करने के बाद भी बचने लगे। तो उसने क्या किया कि उसने ट्रेड को डेवलप कर दिया, फिर उसने उसको बेचना शुरू किया, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है और वो और बढ़ते गए। अब उसने नया कुछ बिजनेस शुरू किया, ऐसा समझ जाइए, नए कुछ ट्रेड शुरू किए, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स तो बढ़ेंगे। तो सेटलमेंट्स और सिविलाइजेशन है वो रिवर वैलीज के पास ही बढ़े, ये तो आपने देखा ही, ठीक है। तो ये सबसे मेन है कि रिवर वैलीज के पास क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीजन भी आपको पता चल गया। और आप देखोगे तो सिविलाइजेशन, जैसे इंडिया का एक सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे उन्होंने सवाल पूछा है कि आप ऐसे सिविलाइजेशंस के नाम बता सकते हैं क्या जो रिवर बैंक्स पे हुए हैं। जैसे कि एक रिवर इंडस में इंडिया का रहा है जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसके अलावा टाइग्रिस रिवर के किनारे का जो था उसका नाम क्या है, नाइल रिवर के किनारे था उसका नाम क्या है, या फिर होंगहे रिवर के किनारे था उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखने इन सिविलाइजेशंस के नाम। एंशिएंट सिविलाइजेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, आपके हिस्ट्री की भी आपको जानकारी मिल जाएगी इससे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। इसके अलावा उन्होंने देखिए हमें डू यू नो में क्या बताया, द प्लेसेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप, उसे साइट कहा जाता है, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन जो होती है फॉर सिलेक्शन ऑफ आइडियल साइट, वो क्या क्या होती है। अब कहाँ कौन सी साइट आपके लिए आइडियल होगी, जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होगा, फेवरेबल होगा, वाटर अवेलेबल होगा, सूटेबल और फर्टाइल सॉइल होगी। ये सब अगर चार ये जो हम कहेंगे कंडीशन से अगर ये फुलफिल होती है उसके बाद वो आपके लिए एक बेहतरीन साइट मानी जाती है। तो हम कहेंगे कि सेटलमेंट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया सेटलमेंट्स क्या है। देखिए मैंने बोला था आगे आगे ह्यूमन सेटलमेंट वर्ड आएगा, उसके पहले वो आपको इससे फैमिलियर कर देंगे। एनसीईआरटी की तो यही तो बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि आगे आने वाले जो आपके टॉप लेवल पे जो एनसीईआरटीज पढ़ते वक्त आपको जो वर्ड्स मिलने वाले हैं वो वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे उसके मीनिंग बताए जाते हैं, आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सेटलमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी, ये भी आपको पता होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे अगर सेटलमेंट्स पे आते हैं तो सेटलमेंट्स को हम अपने नोट्स में किस तरह से हम लिखते हैं। तो मैं ये कहूँगा सेटलमेंट्स क्या है ये तो सबसे पहले आपने जान लिया, वो शॉर्ट में आपने नोट्स में भी लिख लिया। उसके बाद आपको ये बता दूं जो सेटलमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सेटलमेंट होगा वो होगा परमानेंट सेटलमेंट, और एक होगा वो होगा टेम्पोररी सेटलमेंट, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट और टेम्पोररी सेटलमेंट, ऐसे दो सेटलमेंट्स आपको देखने मिलते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं सेटलमेंट जो शॉर्ट टाइम के लिए लिया जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए, उसे कहा जाता है टेम्पोररी सेटलमेंट। और जो सेटलमेंट हम कहेंगे कि परमानेंटली जहाँ पे सेटलमेंट आप दिखाते हो उसे हम कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट में आप क्या करते हो कि वहाँ जाके घर बनाते हो या जो भी चीज़ें हैं, तो हम कहेंगे जो ज़्यादातर सेटलमेंट आपको देखने मिलता है वो परमानेंट सेटलमेंट्स ही आजकल आपको देखने मिलते हैं।
तो हम ये परमानेंट सेटलमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं ये तो हमें पता ही चल जाता है। टेम्पररी जान लिया तो हम परमानेंट सेटलमेंट देख सकते हैं जहाँ पे आप सेटल हो जाते हो, ये है परमानेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो और भी चीज़ें हमें कुछ पढ़ने मिलती है। एनसीईआरटी क्या कहती है देखिए, तो सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स एंड द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट्स। जब तक उनका काम रहता है तब तक वो वहाँ रहेंगे, फिर जैसे सीज़न बदलने लगेगा या फिर हम कहेंगे कि वो रहने जैसी जगह नहीं रहेगी, फिर वो वहाँ से निकल जाएंगे। सो ये क्या करते हैं, दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांस ह्यूमेंस। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है दैट इज ट्रांस ह्यूमेंस। ट्रांस ह्यूमेंस जो होता है ये क्या होता है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, आगे रुकिए, ये आपको बताने ही वाले हैं, एनसीईआरटी भी बताएगी, बट फिलहाल आपको ये बता देता हूँ। ट्रांस ह्यूमेंस यानी देखिए, हाँ ये जो है मीनिंग, ये कभी कभी आपको बहुत सताता है, इसलिए अभी पहले आपके माइंड में से क्लियर कर देता हूँ। ट्रांस ह्यूमेंस, और ऐसे वर्ड जो है ना वो आगे आगे आते हैं। अच्छा है कि एनसीईआरटी जिन्हें पहले ही कवर कर लेती हैं। ट्रांस ह्यूमेंस का मीनिंग होता है कि आप ग्रेजिंग के लिए अपने जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, बट हम अपने बोर्ड में यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। एनसीईआरटी में अलग वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम कहेंगे प्रैक्टिस ऑफ मूविंग लाइफ स्टॉक्स, जो भी आपके यहाँ भेड़ बकरियां होगी उसको फ्रॉम वन ग्रेजिंग, यानी जहां चराते हो वो, वन ग्रेजिंग ग्राउंड टू अदर, ठीक है, टू अनादर लिख लो, अदर से अच्छा अनादर, इसे कहा जाता है ट्रांस ह्यूमेंस। एक जगह से दूसरी जगह जाना, या एक जगह आपने चरा लिया पशुओं को, फिर दूसरी जगह जाके चराओगे, ये यहाँ पे होता है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलिए तो आगे आते हैं, ट्रांस ह्यूमेंस क्या है मैंने आपको ये बताया। तो सबसे पहले देखेंगे तो हाउएवर ज़्यादातर सेटलमेंट्स आपको, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हंटिंग करने आए हो तो आपकी हंटिंग होगी, आप वापस चले जाओगे दूसरे अपनी जगह पे, तो आपके टेम्पररी सेटलमेंट होते। जब तक हंटिंग का काम था आप वहाँ पे थे, जब तक फूड गैदरिंग कर रहे थे, जमा कर रहे थे, तब तक वहाँ पे थे, जब तक कल्टीवेशन का काम था शिफ्टिंग वाला तब तक वहाँ थे, फिर आपने कल्टीवेशन में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, ज़मीन को फिर आप छोड़ देते हो और दूसरे ज़मीन पे चले जाते हो, दूसरे ज़मीन पे चले गए फिर से हो। ट्रांस ह्यूमेंस के लिए आप अपने जानवरों को चराने आए, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलने लगे, अब घास बराबर नहीं है तो आप उस जगह को छोड़ दोगे, तो ये सब टेम्पररी सेटलमेंट्स होते हैं आपके। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स आज के अगर टाइम पे देखा गया तो परमानेंट सेटलमेंट्स होते हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम टू लिव इन, है ना, तो जहाँ पे लोग घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं उसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें बता दिया है कि हमने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। आखिर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें ऐसा ही चलना होगा। तो हम कहेंगे जहाँ पे वेयर पीपल बिल्ड हाउस, जहाँ पे लोग घर बनाते हैं वो सेटलमेंट को हम कहेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, इसे कहा जाएगा परमानेंट सेटलमेंट्स। देखिए आपने कितना अच्छा यहाँ पे सिंपल वे में सेटलमेंट्स को आपको नोट्स मिल गए। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे वे में आपको हर एक नोट्स को अवेलेबल करा के देती है। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स देखिए इस तरह के आपको देखने मिलते हैं। तो सेटलमेंट्स के बारे में आपने आइडिया ले लिया। अब देखिए एनसीईआरटी में जिस लैंग्वेज में ट्रांस ह्यूमंस को लिखा है वो कैसी है देख लेते हैं। इट इज सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, है ना, जो लोग हैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। पीपल हु रियर एनिमल, जो लोग पशु पालन करते हैं, जो पशुओं को चराने आते हैं, वो नए नए पैस्चर्स ढूंढते हैं, नया नया चारा ढूंढते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। आज यहाँ पे चारा है, कल यहाँ पे सीजन चेंज हो गया, चारा आना बंद हो गया, दूसरे जगह जाऊंगा जहाँ चारा मिलेगा। इस तरह से यहाँ चरवाहे जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं इन सर्च ऑफ, हम कहेंगे कि पैस्चर्स, उसे ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है। ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखेंगे तो आज क्या है, तो आज मेरी का बर्थडे था। शी वॉ एंड हर फ्रेंड वॉर वॉचिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मेरी कुड कट द केक। उसकी फ्रेंड का वेट करे जिसका नाम गुरप्रीत था। आखिर गुरप्रीत आ गई। गुरप्रीत जब आती है तो ये देखने मिलता है कि काफ़ी टायर्ड है, कफिंग, है ना, वीजिंग, है ना, खांसते हुए आ रही है। और क्या हो रहा है, तो उसको जब पूछा गया तो शी एक्सप्लेन दैट ट्रैफिक जाम जो है वो टेरेबल था आज। मेरी की जो मदर होती है, या फिर हम कहेंगे मिसेस थॉमस जो होती है, वो गुरप्रीत की जो बैक है उसे इस तरह से पैटिंग करती है ना, तो उसको जैसे हम किसी को खांसी आती है तो जैसे बैक पे करते हैं वैसे ही
और बोलती है उफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी, हमारे शहर में कितना पोल्यूशन हुआ है। प्रसाद जो है रिसेंटली अपने गांव से आया था, उसने ये बोला कि वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़। उसने यही सवाल किया कि इतने ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन क्यों है और इतने सारे व्हीकल बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है सिटी में। ये मेरी के फादर ने बताया था, मिस्टर थॉमस ने बताया जब उसने ये पूछा। तो जितने व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे दिन ब दिन उतने पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही। मेरी ने पूछा देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़, तो लोग शहरों में ही क्यों आते हैं। तो उसके मदर ने ये बताया कि वो जॉब्स के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए और मेडिकल फैसिलिटी जो शहरों में मिलती है इसीलिए शहर में आते हैं। मेरी ने और भी पूछा कि अगर बहुत सारे लोग अगर शहर में आते रहे तो वेयर विल ऑल द पीपल लिव, तो लोग कहाँ रहेंगे। तो मेरी के फादर मिस्टर थॉमस कहते हैं कि इसीलिए तो आपको बहुत सारे स्लम्स और स्क्वाटर सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं लोगों के, है ना, झोपड़े या फिर ये सब देखने मिलते हैं, और कंजेस्टेड और अनहाइजेनिक कंडीशंस आपको देखने मिलते हैं। साफ सुथरे एरियाज नहीं देखने मिलते, कंजेस्टेड एरिया आपको देखने मिलते हैं। उसके अलावा पावर का और वाटर सप्लाई का आपको शॉर्टेज भी देखने मिलता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम होते हैं शहरों में क्योंकि लोग ही इतने आके रहते हैं। तो प्रसाद कहता है हमारा जो विलेज है वहाँ पे बड़े सिनेमा हॉल नहीं है, अच्छे अच्छे वेल इक्विप्ड स्कूल्स भी नहीं हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं, बट हम लोगों को ओपन स्पेसेस और फ्रेश एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए, जो शहर वालों को नहीं मिलती। और उसके अलावा उसने ये भी बताया जब हमारे ग्रैंडफादर भी बीमार थे तो हमको भी उनको शहर के ही हॉस्पिटल में लेके आना पड़ा था, यानी शहरों में आने की ज़रूरत हमें भी पड़ती है। हमें वहाँ पे गांव में भले ही हमें मिलती हो फ्रेश एयर, हमें मिलती हो ओपन स्पेसेस, बट गांव में फैसिलिटीज़ के लिए आना ही होता है। तो ये जो पर कॉन्वर्सेशन हुआ, ये कन्वर्सेशन से आपको क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं सेटलमेंट के, एक रूरल और एक अर्बन सेटलमेंट, यानी एक गांव का और एक शहर का सेटलमेंट देख सकते हैं। ये स्कैटर्ड सेटलमेंट है जो गांव में देखने मिलता है, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है जो आपको शहरों में देखने मिलता है। तो अब हम आते हैं तो और हमको सेटलमेंट्स और भी दो तरह के देखने मिल रहे हैं, जैसे आपने यहाँ परमानेंट और टेम्पररी देखे थे, वैसे हम कहेंगे सेटलमेंट जो होते हैं वो और भी दो तरह के होते हैं। अगर हम देखें तो सेटलमेंट दो तरह के होते हैं। एक और होता है दैट इज़ हम कहेंगे जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है वही सेटलमेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है रूरल सेटलमेंट्स और एक होते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स आपको देखने मिलते हैं। अब रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में हम कहेंगे जो रूरल सेटलमेंट है वो यानी विलेजेस, गांव के सेटलमेंट्स, सॉरी हाँ, रूरल यानी गांव के सेटलमेंट्स हम कहेंगे विलेजेस वाले सेटलमेंट्स होते हैं, उसे कहा जाता है रूरल सेटलमेंट्स। और अर्बन सेटलमेंट्स जो होते हैं वो हम कहेंगे कि शहरों वाले सेटलमेंट्स, है ना। तो हम कहेंगे ये शहरों वाले सेटलमेंट जहाँ सिटीज़ या फिर आपको टाउन्स या देखने मिलती हैं, सिटीज़ शहरों वाले सेटलमेंट। ठीक है, अर्बन और रूरल सेटलमेंट और दो तरह के हमें यहाँ मिल गए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एनसीईआरटी देखिए क्या कहती है, द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट, जहाँ पे लोग कौन सी एक्टिविटी करके देखते हैं आपको तो ये पता ही है। लोग गांव में एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, क्राफ्ट्स वर्क हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ये सब करते हैं। रूरल सेटलमेंट जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है और बहुत स्कैटर्ड होता है। देखिए दूर दूर आपको घर देखने मिलते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कैसा होता है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्लोजली बिल्ट एरिया होता है ड्वेलिंग का, है ना। यहाँ पे ड्वेलिंग का एरिया यहाँ ऐसा क्लोजली बिल्ट होता है, वेर एवर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्लैट लैंड है तो बहुत सारे घर बन गए, फिर लैंड ऐसी हो गई फिर से तो फिर स्कैटर्ड सेटलमेंट हो गया। स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होता है आर स्पेस्ड ओवर एंड एक्सटेंसिव एरिया, है ना। तो दिस टाइप of settlement is mostly found in hilly tract, thick forest region और extreme climate वाले region में आपको देखने मिलते हैं। scattered दूर दूर घर होते हैं। बाकी इस तरह के आपको सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं। एक पास पास बहुत सारे घर होते हैं। गांव में भी आपको ऐसे सेटलमेंट देखने मिलेंगे जहाँ पास पास घर है, और हिली एरियाज़ में ऐसे स्कैटर्ड देखने मिलते हैं जहाँ दूर दूर आपको घर देखने मिलते हैं। तो अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो लोग जो होते हैं उनके घर आप देखोगे तो थोड़े अलग होते हैं। वैसे क्यों, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट को जैसे सूटेबल है वैसे बनाते हैं। हम कहेंगे कि अगर उस एरिया में अगर हेवी रेनफॉल है तो फिर हम कहेंगे स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं, है ना। इस तरह के स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं जिसमें आपको स्लोप देखने मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से वाटर जो होता है वो एक्यूमुलेट होना चाहिए रेनी सीजन में घर के ऊपर से, प्लेटफॉर्म या स्टिल्ट से, यहाँ से नहीं तो ऊपर ही जमा हो जाएगा, ऊपर जमना नहीं चाहिए, इसलिए उनके रूफ जो होते हैं वो स्लैंटिंग होते हैं, स्लोप में होते हैं, तो यहाँ से पानी इजीली निकल सकता है।
उसके अलावा हम कहेंगे थिक मड की वॉल्स होती है, थिक वॉल बनाते हैं, थैच रूफ बनाते हैं, ये बहुत कॉमन होता है हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में। अब मड के बनाओगे तो ठंडा रहेगा। थैच रूफ जो होता है, थैच रूफ यानी क्या, जो स्ट्रॉ या रीड से बनता है, देखिए आपको चारा वारा डाला हुआ दिखता है कुछ रूफ के ऊपर इस तरह का, है ना, तो वो डालते हैं क्योंकि हॉट नहीं लगना चाहिए ज़्यादा, तो ये सब डाल देते हैं, रीड और ये सब घास वास ला के डाल देते हैं रूफ पे, है ना, जो भी वेजिटेशन है वो डाल देते हैं, उससे थोड़ा गर्म कम होता है, और रूफ और जो वॉल होती है वो मड की बनाते हैं। तो ये होगा। तो लोकल मटेरियल जो इसमें यूज़ करते हैं घर बनाते हैं, वो स्टोन्स होते हैं, मड होते हैं, क्ले होते हैं, स्ट्रॉ होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, रिड्स भी होते हैं इसमें। तो ये सब यहाँ पे हमें कॉमनली देखने मिलते हैं मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं, घर बनाते हैं। अब आपको ये भी बता दूं, जो टाउन्स होते हैं ये आर स्मॉल, और सिटीज जो होती है वो लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं। तो टाउन में भी अर्बन सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं, तो छोटे छोटे अर्बन सेटलमेंट्स टाउन बन जाते हैं। अगर रूरल में आ गए तो विलेजेस बन जाते हैं। सिटीज़ में आए तो बड़े अर्बन सेटलमेंट्स आपको देखने मिलते हैं। अर्बन सेटलमेंट में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए खेती होगी, रॉ मटेरियल बनेगा, जैसे रॉ मटेरियल कॉटन है, कॉटन बन के आएगा खेत से और उसको मैन्युफैक्चर किया गया, क्लॉथ बनाया जाएगा शहर में, उसके बाद उसको बेचा जाएगा, व्यापार किया जाएगा यानी ट्रेडिंग, और बाकी सर्विसेज भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। अच्छे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, या फिर आपके घर तक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होने वाली है वो पूरा आपको शहरों में देखने मिलेगा, या लोग जो भी सर्विस कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो मेन ऑक्यूपेशन जो है गाँव में या फिर रूरल एरियाज़ में वो आपको एग्रीकल्चर देखने मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है अर्बन एरियाज़ में। तो आपको कुछ विलेजेस के नाम, टाउन्स के नाम और सिटीज़ के नाम लिखने हैं अपने स्टेट में, ठीक है, ये पता होने चाहिए। अब आप आगे आते हो तो आपको देखने मिलता है ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आपने देख लिया जो भी यहाँ पे बेसिक चीज़ थी वो था सेटलमेंट्स के बारे में। आपने देखा कि सेटलमेंट दो तरह के, परमानेंट और टेम्प्ररी, वो भी आपने देखे, और दो तरह के हैं रूरल और अर्बन, ये भी आपने देख लिए। अब जब आप आगे बढ़ते तो आपको ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बताया जाता है। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो यानी जहाँ से लोग या फिर गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव किए जाते हैं। पहले का जो टाइम था वहाँ पे अगर हम कहेंगे तो लोगों को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता था और उसके लिए बहुत टाइम लगता था। लॉन्ग डिस्टेंस तो आप आज भी ट्रैवल करते हो, कंपैरेटिवली टाइम आपको बहुत ज़्यादा कम लगता है। अगर देखा गया तो लोग जो होते हैं उनको चलते हुए जाना पड़ता था या एनिमल्स पे बैठ के जाना पड़ता था अपने गुड्स लेके। धीरे धीरे व्हील्स का इन्वेंशन किया और सब चीज़ें ईजी हो गई। हम कहेंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत डेवलप हो गया। तो हम कहेंगे बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट, है ना, बट आज भी एनिमल को यूज़ करती है, कार्ड बना के करते हैं, ऐसे कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं धीरे धीरे। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग मेड ऑफ आइस। आपको ड्वेलिंग मेड ऑफ, जहाँ से आइस की ड्वेलिंग है वो कहाँ देखने मिलती है। हु मेक देम एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, कौन उसे बनाता है और इसे क्या कहा जाता है। इस जो आपको डायग्राम में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये भी सभी नॉलेज आपको होने चाहिए, ऐसा मत समझिए इतना सा बेसिक है तो बचपन में पढ़ा था ये अभी हम क्यों लिखें। कभी कभी बचपन वाली चीज़ें हम भूल जाते हैं और पेपर में बेसिक आ जाता है तो हम आंसर ही नहीं कर पाते, ऐसा हमारा काम हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अभी इस तरह का हो गया, जैसे हॉर्स का कार्ड बनाया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा है हमारे देश में अगर देखा गया तो डोंकी हो गया, म्यूल्स हो गए, बुलक्स हो गए, कैमल्स हो गए, ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। वैसे एंडेज माउंटेन जो है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे लामास देखे जाते हैं, या फिर हम कहेंगे तिब्बत में याक देखे जाते हैं। जैसे जो जानवर जिस रीजन में मिलता है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे देखा गया तो अर्ली ट्रेडर्स जो होते हैं जो अलग अलग कंट्री से आते हैं, उनको इंडिया में पहुँचने को पहले बहुत महीने लग जाते थे। कोई ट्रेडर व्यापारी आ रहा है बहुत दूर से, आपको पता होगा कि वास्को द गामा जो पोर्चुगल से आए थे उनको कितना टाइम लगा था इंडिया पहुँचने को, पहले बहुत टाइम लग जाता था, है ना। तो वो हम कहेंगे एक तो सी रूट से आते थे या फिर लैंड रूट से आते थे। अरब जो है वो लैंड रूट से आते थे और वास्को द गामा या फिर यूरोपियंस जो है वो ज़्यादातर सी रूट से आते थे। एरोप्लेन्स बाद में हमने बना लिए। एरोप्लेन्स बनने के बाद ट्रैवलिंग बहुत फास्ट हो गई। आजकल आपको 6 से 8 घंटे लगते हैं सिर्फ इंडिया से यूरोप जाने के लिए। कितने कम समय में आप एक जगह पहुंच जाते हो, यानी हम कहेंगे इंडिया से यूरोप कितने जल्दी आप पहुंच सकते हो, ये आपको पता चलता है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो आपका एनर्जी भी बचाता है और टाइम भी बचाता है, इसलिए वो काफ़ी अच्छे साबित हो रहे हैं। उसके अलावा देखिए कि आपको लिस्ट ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बनाना था पहले, अभी आपको एक कमेंट सेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप क्लास वास में कौन से स्टूडेंट किस व्हीकल से आए क्या है वो देखना भी एक होता था। अभी ये एक्टिविटी जो है ये आपको करनी तो नहीं पड़ेगी,
है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। अब हम आगे आते हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो ट्रांसपोर्ट है, द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के 4 जो मीन्स है वो कौन कौन से हैं ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस बहुत काम की है, ये मत समझिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि ये इतनी सी चीज़ें कि हम ये पढ़ते बैठे, अभी ये आपको पढ़ना ही होगा। तो हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसको 4 इसमें हम कहेंगे कि क्लासिफाई किया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहला है रोडवेज, दूसरा जो आपको देखने मिलता है वो है रेलवेज, तीसरा जो आपको देखने मिलता है वो है वाटरवेज, और चौथा जो आपको देखने मिलता है वो है एयरवेज। ये 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो फिर से होता है, तो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। ठीक है, ये है 4। अब देखेंगे इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमें एनसीईआरटी पढ़ाती है। रोडवेज जो होते हैं वो सबसे कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड्स को ही प्रेफर किया जाता है। उसके अलावा हम कहेंगे रोड जो होते हैं वो मेटल्ड होते हैं, जिनको पक्का रोड कहा जाता है, और अनमेटल्ड होते हैं जिसे कच्चा रोड कहा जाता है। ये देखिए, ये अनमेटल्ड कच्चा रोड ऐसा दिखता है, और मेटल रोड ऐसा दिखता है, पक्का रोड ऐसा दिखता है ना। तो हम कहेंगे द प्लेन्स हैव डेंस रोड नेटवर्क ऑफ रोड्स। जहाँ प्लेन्स है वहाँ बहुत सारे रोड देखने मिलेंगे, वही दूसरी तरफ जहाँ हिली रीजन है वहाँ पे ज़्यादा रोड्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि टेरेन जो होता है वो इजी नहीं होता है रोड बनाने के। रोड्स है ऑल्सो बिल्ट इन टेरेन्स, बनाए गए, बट उतने नहीं है जितने प्लेन्स में, डेजर्ट में भी होते हैं, फॉरेस्ट में भी होते हैं, इवन हाई माउंटेन्स पे भी होते हैं। देखा गया तो मनाली लेह हाईवे जो है हिमालयन माउंटेन में, वो वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है वर्ल्ड में। जितने ऊंचाई पर रहने वाले हाईवेज है उसी में से एक मनाली लेह हाईवे भी है, जो हिमालयन माउंटेन पे बनाया गया है। तो माउंटेन पे भी रोड बनते हैं, बट ज़्यादा डेंस रोड आपको, ज़्यादा रोड्स की अगर देखा गया तो नंबर्स आपको देखने मिलते हैं प्लेन्स वाले रीजन में। तो यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ देखने मिलता है, तो रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड भी बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे अपने एरिया में या कहीं भी आपने देखे होंगे सबवेज होते हैं जिसको अंडरपाथ कहा जाता है। फ्लाईओवर जो होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, जो ऊपर से बनाए जाते हैं रास्ते के। तो देखिए तरह तरह के रोड्स देखने मिलते हैं। वैसे अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे जो है, देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडियन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज, है ना। तो इंडिया आजकल एक्सप्रेस वेज भी बनाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक बनाया है जो 4 बड़े शहरों को कनेक्ट करता है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। दिल्ली को कनेक्ट करता है वो रोड, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को कनेक्ट करता है और वो बन जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इस देश की चारों, और 4 को कनेक्ट कर रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आपको यहाँ पे एक टास्क दे रहा हो कि आपके एरिया में जहाँ आप रहते हैं उस एरिया से कोई अगर नेशनल हाईवे गुजरता है तो आपको वो उस नेशनल हाईवे का नंबर लिखना है कौन सा है, और वो कौन से जगह तक जाता है नेशनल हाईवे, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप लिखिएगा, बहुत अच्छा एक वर्क होगा आपका खुद का, क्योंकि आगे जाके आपको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज ये पढ़ने ही होते हैं। अगर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो रोडवेज हमने देख लिए, रोडवेज को हमने क्लासीफाई भी कर दिया मेटल्ड और अनमेटल्ड में, पक्का और कच्चा में। तो हम देख रहे हैं कि रोडवेज जो है वो कच्चा और पक्का यहाँ पे हो सकते हैं। आगे हम अगर आते हैं तो रेलवेज में, रेलवेज की बात करें तो रेलवे जो होती है वो हेवी गुड्स को लेके जाती है और लोगों को लेके जाती है बहुत दूर दूर के डिस्टेंस में, बहुत फास्ट और बहुत चीप रेट्स में, बहुत सस्ते में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो। ये जो इन्वेंशन हुआ था स्टीम इंजन का, और हम कहेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था, इसके बाद बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने मिला है रेल ट्रांसपोर्ट में, है ना। हमने जैसे देखा कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि स्टीम इंजन को इन्वेंट किसने किया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा आपको लिखना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले किस देश में आया था, या फिर आपको ये लिखना है कि इंडस्ट्रियल, और ये भी लिखना है साथ में कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कौन से ईयर में देखा गया था। ये सब आपको आंसर लिखने हैं। उसके अलावा मैं ये बता दूं कि डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स जो होती हैं उन्होंने फिर स्टीम इंजन्स को रिप्लेस कर दिया और फास्ट हो गए, तो सुपर फास्ट ट्रेन्स आ गई, तो ये जर्नी को और फास्ट कर गई। जो ट्रेन नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा डेवलप प्लेन एरियाज़ में देखने मिलते हैं। ट्रेन के रूट्स जो है वो प्लेन एरियाज़ में आप इजीली बना सकते हो, और आजकल आपके एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो है उसके चलते आप लोग आजकल रेलवे डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन्स पे भी बना सक रहे हैं हम लोग। बट एक है कि ज़्यादातर रेलवेज आपको प्लेन्स के रीजन में ही देखने
देखने मिलती है, बट दीज वर वेरी फ्यूअर इन नंबर जो माउंटेन्स पे बने हैं, तो सबसे ज़्यादा प्लेन्स में आपको देखने मिलेगी। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो वेल डेवलप्ड है और एशिया के सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, दैट इज़ इंडियन रेलवे। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक उन्होंने फैक्ट दिया हुआ है आप लोगों के लिए, जो ट्रेन है ना, जो चिनिंग से निकलती हैं और लासा में जाती हैं, वो हम कहेंगे कि चिनिंग से लासा तक जो जाती है वो एल्टीट्यूड उसका 4000 मीटर है अबव सी लेवल, और हाईएस्ट पॉइंट जो है उसका वो 5072 मीटर्स पे चलती है। कितने ऊंचाई से चलने वाली ट्रेन है ये देखिए, ठीक है। तो ये एक ट्रेन आपको देखने मिलती है। उसके बाद ये जो है चिनिंग, इसको चाइना में और भी अलग से प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप उसको प्रोनाउंस अपने तरीके से कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। उसके बाद हम आगे आते हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एक और फैक्ट लिखा है, वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो सेंट पीटर्सबर्ग को वेस्टर्न रशिया से तो वोस्टोक जो है उसको हम कहेंगे पैसिफिक कोस्ट में हम कहेंगे कि कनेक्ट करती है। देखिए कितनी लंबी रेलवे है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये, ठीक है। चल रही है सेंट पीटर्सबर्ग से और व्लादिवोस्तोक को ये कनेक्ट कर रही है, देखिए व्लादिवोस्तोक तक ये है, तो ये पैसिफिक तक जा रही है। बहुत ही लंबी रेलवे है, लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। ओके, तो ये हो गया रेलवे के बारे में। रेलवे के बाद वाटरवेज आप देखते हो। वाटरवेज जो आप देखते हो उसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यू ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बाहर के ट्रेडर्स रहे या कोई भी रहे, इन सब ने वाटरवेज का यूज़ किया ही है। वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट होते हैं। रेलवे तो चीप है ही, उससे भी चीपेस्ट वाटरवे होते हैं। ईजीली आपके हेवी गुड्स भी चले जाते हैं, बल्कि गुड्स भी चले जाते हैं बहुत दूर दूर के डिस्टेंस में। हम कहेंगे ये भी दो तरह के होते हैं, इनलैंड और सी रूट्स वाटरवे। तो वाटरवेज दो तरह के होते हैं, ये लिखना आपको यहाँ पे ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी कहूँगा। तो वाटरवेज आपको जो देखने मिलते हैं वो है, फिर से यहाँ पे बताता हूँ, वाटरवेज इनलैंड और दूसरे देखने मिलते हैं आपको सी रूट्स, सी रूट्स, ठीक है। इनलैंड और सी रूट्स ये है। वैसे ही रोड्स में आपने देखा था मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, इसको और भी एक नाम है, दैट इज पक्का एंड कच्चा। ये आपको और भी चीज़ें देखने मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा फ्लो चार्ट देखिए बढ़ते ही जाता है, बढ़ते जाए। फ्लो चार्ट्स एंड नोट्स में आपके होने ही चाहिए। उसके बाद देखा गया तो फिर हम कहेंगे नेविगेबल रिवर्स और लेक्स जो है उन्हें इनलैंड वाटरवेज करके यूज़ किया जाता है। देखिए रिवर्स और लेक्स को यूज़ किया जाता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। कुछ इनलैंड वाटरवेज के एग्जांपल है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यहाँ से लोग आना जाना करते हैं। ग्रेट लेक्स जो है नॉर्थ अमेरिका में वो, या फिर रिवर नाइल जो है अफ्रीका में वो, ये सब इनलैंड वाटरवेज के बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। सी रूट्स की बात किया जाए या ओशनिक रूट्स की बात किया जाए तो ये ज़्यादातर हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्टिंग मर्केंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, है ना, वही गुड्स जो बहुत बड़े बड़े गुड्स है जिनको आप बेच रहे मार्केट में, उन सब के लिए यहाँ पे सी रूट्स या ओशनिक रूट्स को लेके जाया जाता है जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाना है तब। तो ये जो रूट्स यहाँ पे ज़्यादातर बेचने वाला ही सामान लेके जाते हैं, यहाँ पे तो लोग अपना भी सामान लेके जाते हैं इनलैंड वाटरवेज में। यहाँ पे ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरे 100% ही बेचने वाला मर्केंडाइज ही गुड्स आएंगे, बट ज़्यादातर यही होगा कि मर्केंडाइज ही आपको सभी चीज़ें आते हुए दिखेंगी। दूसरी बात जो है वो जो रूट्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं पोर्ट्स के साथ, है ना। तो पोर्ट जो होते हैं वो जैसे समझ जाइए जैसे रेलवे स्टेशन से शिप का पोर्ट होता है वैसे ही, तो हम ये भी कहेंगे। और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट जो है वर्ल्ड में वो है सिंगापुर, मुंबई ये एशिया में, न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका में, रियो द जेनेरो साउथ अमेरिका में, डरबन और केप टाउन अफ्रीका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, लंदन और रॉटरडैम यूरोप में। ये सिर्फ देखना नहीं है, मैंने आपको नाम तो बताया, बट आपको नाम का क्या करना है आप तो अच्छे से जानते हैं। तुरंत अपनी मैप बुक ओपन करना है और ये नाम जो है इनको लोकेट करना है अपने मैप्स पे। सिंपल वर्क होता है आपका, हमेशा आपको ये करना ही पड़ता है। उसके अलावा आपको कुछ पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम लिखने हैं जो वर्ल्ड में आपको देखने मिलते हैं, और आपके एरिया में अगर कोई पोर्ट है तो उसका नाम भी लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। हम सब अलग अलग जगह से कनेक्टेड है, हमारी कितनी वाइड हम कहेंगे कि स्टडी रहती है हर चीज़ की,
इतने अलग अलग जगह को हम जानते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा ये चीज़। आगे हम आते हैं तो हमें देखने मिलते हैं एयरवेज। अब यहाँ पे आपने वाटरवेज भी देख लिए, वाटरवेज के बाद हम आते हैं एयरवेज। हवा से चलते हैं एयरवेज। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये फास्टेस्ट है, हम कहेंगे कि ये अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव, महंगा तो बहुत है क्योंकि फ्यूल से महंगे आते हैं जिस पे ये चलता है। एयर ट्रैफिक जो होता है वो बैड वेदर जैसे फॉग्स स्टॉर्म्स होते हैं, इससे काफ़ी अफेक्ट हो जाता है, फिर थोड़े से फ्लाइट्स डिले होना या आपका पहुंचना डिले भी हो सकता है। बट अगर सब क्लियर रहा तो सबसे फास्ट आप इसी से पहुंचोगे। और यही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप मोस्ट रिमोट और डिस्टेंट एरियाज़ में, स्पेशली जहाँ पे रोड और रेलवेज नहीं है, वहाँ पे आप जा सकते हो, और वो भी हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। हेलीकॉप्टर जो होते हैं एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज, है ना, जहाँ कुछ नहीं जा सकता वहाँ पे फिर हेलीकॉप्टर से आप पहुँच सकते हो। जब भी कोई लोगों को रेस्क्यू करना है, कुछ लोग बाढ़ में फंस गए, कुछ अर्थक्वेक में फंस गए, तो आप उस एरिया तक हेलीकॉप्टर से जाके उनको रेस्क्यू कर सकते हो। हेलीकॉप्टर के थ्रू उन्हें फूड, वाटर, क्लॉथ्स, मेडिसिन दे सकते हो, ये तो आपको बिल्कुल पता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है हम कहेंगे कि वर्ल्ड के, वो है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कैरो। आपको एक वर्क दे रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स जो है, 5 टॉप 5 एयरपोर्ट्स पूरे वर्ल्ड के, और उसके अलावा टॉप 5 एयरपोर्ट्स एशिया के आपको लिखने हैं। एशिया के टॉप 5 और वर्ल्ड के टॉप 5 एयरपोर्ट्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। बहुत अच्छा रहेगा, आप इसको ढूंढोगे तो बहुत काम आएगा आपको। अगर आगे आपको देखते हैं तो यहाँ पे ये हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आपने क्या क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्ट में आपने रेलवेज पढ़ा, रोडवेज पढ़ा, वाटरवेज पढ़ा, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको उन्होंने जो चीज़ें दी हैं वो अब आती है आपके, वो है कम्युनिकेशन। अब आपने ट्रांसपोर्ट देखा, अब आप कम्युनिकेशन देखोगे। तो ट्रांसपोर्ट को कम्युनिकेशन से काफ़ी बार जोड़ के पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिससे मैसेज को कन्वे किया जाता है दूसरों तक। जैसे आजकल आप मैसेज को कैसे कन्वे करते हो ये तो आप जानते ही हो। तो हम कहेंगे कि इस तरह से आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो। आप जो अगर आज मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट हो गया। तो ये जो डेवलपमेंट किया है इंसान ने टेक्नोलॉजी में, यहाँ से हम कहेंगे कि फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन शुरू हो गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आप देख पा रहे हो, है ना, कैसे कम्युनिकेशन ऐसा फिर ऐसा आगे आगे बढ़ते गए। तो देखिए अब का ज़माना क्या कम्युनिकेशन वाला है, ये अगर देखोगे तो इवोल्यूशन ऑफ जो सिस्टम है वो पहले आपस में बात करते, फिर थोड़ा दूर बात करने की बात आई तो यहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं, है ना। फिर जो मैसेजेस है वो किसी और को हम यहाँ पे भेज रहे हैं, सभी चीज़ें। तो हम कहेंगे द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, उससे हम कहेंगे कि बहुत इन्फॉर्मेशन जो भी हमको मिली है वो पूरे वर्ल्ड में एक इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया है। हम कहेंगे एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। आज अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती हो तो विद इन अ सेकेंड्स आप वो किसी भी पार्ट में पहुंचा सकते हो वर्ल्ड के। ये इससे बड़ा रिवॉल्यूशन और हो ही क्या सकता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो वो आपको किस किस क्या क्या देते हैं, तो आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन, आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट भी आपको मिल रहा है। किस तरह से? तो न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हो या फिर रेडियो आप सुनते हो, टेलीविज़न आप देखते हो, ये सब जो है इससे आपको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करने का भी मौका मिलता है, जो भी है उन लोगों को, और लोगों तक काफ़ी अच्छे नॉलेज और मैसेज भी पहुंचता है, इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है, और या एंटरटेनमेंट भी होते हैं वो। इन सब को इसलिए मास मीडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कोई भी व्यक्ति लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकता है। तो मासेस तक ज़्यादा पहुंचना, इसीलिए उसे मास मीडिया कहा जाता है। हम मास मीडिया वर्ड तो यूज़ करते हैं, बट इसकी डेफिनेशन किसे पता होती है? तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन भी पता चल रही है क्या होती है। उसके अलावा हमें ये देखने मिलता है कि जो सैटेलाइट्स है जो हमने बनाए हैं, इंसान ने सैटेलाइट्स बना के भी भेज दिए, वो सैटेलाइट्स इवन हम कहेंगे हमारे कम्युनिकेशन को और फास्ट बनाते जा रहे हैं। सैटेलाइट्स जो होते हैं उसके चलते हम ऑयल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट के सर्वे ऊपर के ऊपर से हो पा रहे हैं, अंडर ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ है हमें अर्थ के ऊपर ये दिख रहा है, तो मिनरल कहाँ कौन से दिख रहे हैं ये भी पता चल रहा है, वेदर कैसे रहने वाला है ये फोरकास्ट भी हमें मिल रहा है, और डिजास्टर की वार्निंग भी मिल पा रही है। सैटेलाइट्स ऊपर रह के देखिए कितना सारा हमारा काम आसान कर रहे हैं। हमें ये वैसे फील नहीं होता जब तक हम इसे पढ़ते नहीं, अभी पढ़ रहे तो हमें ये फील होता है यार सच में ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है। उसके बाद हम कहेंगे कि अभी आजकल आप इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेज सकते हैं, जैसे ईमेल कहा जाता है इंटरनेट से।
उसके अलावा हम कहेंगे कि आपके पास टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, वायरलेस सेलुलर फ़ोन से, सेल फ़ोन से आपके पास, ये बहुत पॉपुलर है आज मैसेजेस भेजने के लिए, इधर उधर बात करने के लिए एक दूसरे से। इंटरनेट जो होता है ये आपको नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विथ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन, है ना, वर्ल्ड वाइड हर जगह की इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा है, इंटरेक्शन भी आपको हो रहा है इससे, इसके अलावा आपकी जो ज़िंदगी है उसे बहुत कंफर्टेबल बना के दिया हुआ है। देखेंगे कितने सारे फ़ायदे होते हैं। आप रिजर्वेशंस कर सकते हैं रेलवे के घर बैठे बैठे, एयरवेज के कर सकते हैं, इवन सिनेमाज के कर सकते हैं, होटल में आप घर बैठे बैठे होटल्स में कुछ चीज़ें मंगा सकते हैं, है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं आज, है ना। तो विद दिस काइंड हम कहेंगे कि आपको देखने मिलता है ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, हम एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बन चुके हैं। ये बहुत अच्छे उन्होंने हमें कंक्लूड करा के दिया है, कंक्लूडिंग लाइन से बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो उन्होंने मैप बना के दिया है इसमें उन्होंने मेजर सी पोर्ट्स और यहाँ पे एयरपोर्ट्स जो है वो दिखाए हुए हैं। जो आपको रेड से दिख रहे हैं वो एयर रूट से, और यहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइन्स दिख रही है ब्लू कलर की वो सी है, सी रूट से। तो इस तरह से उन्होंने कुछ रूट्स बना के दिए। कितने सारे रूट्स बन गए आज देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। उन्होंने तो इम्पोर्टेंट ही हमें पहुँचाए हैं, उससे ज़्यादा तो पहुँचा नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा पेज ही भर जाएगा। तो इस तरह का ये चैप्टर था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये आपका 7th चैप्टर था। अभी ये 7th के एनसीईआरटी के 2 ही चैप्टर आपके बचे हुए हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे कि उन्हें जल्दी से जल्द उन्हें देख लीजिए और कंप्लीट कीजिए मेरे साथ साथ एनसीईआरटीज़ को। उसके अलावा आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो जैसे आपको मैं बताता हूँ कि लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते चलिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी तरह रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे नए नए वीडियोज़ के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।